परमेश्वर कृपा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मार्गदर्शन। आज के दिन मैं शराब के पहले घूंट से दूर हूं। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर हूं। मैंने स्पॉन्सर लिया हुआ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 36 तत्वों के विश्वास के आधार पर जिंदगी जीने की इच्छा रखता हूं, कोशिश भी करता हूं, और जहां कहीं ए में जरूरत होती है मैं अपने आप को जिम्मेदार समझता हूं और वॉलंटियर करता हूं तन मन धन से। आज का ये टॉपिक जब भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि आज की मीटिंग के शेयरिंग के लिए क्या टॉपिक रखा जाए, तो ऐसे में एक बात मुझे बार बार याद दिलाती, वो ये है कि कुछ समय ए में बीत जाने के बाद मेरे जैसे मेंबर्स जो कि ए का प्रोग्राम फॉलो करते हैं, अपने स्वभाव दोषों को जानने की कोशिश करते हैं, उसके लिए प्रार्थना, दोषों पे काम करने के लिए विपरीत विचारों पे निर्भर करते हैं, जैसे गुस्से पे काम करने के लिए प्रेम की भावना उत्पन्न करते हैं। ये करते करते हम एक ऐसे पड़ाव पे आ जाते हैं जहां पे हमको 5-7 साल बीत जाते हैं और कुछ जिंदगी में वाकयात ऐसे होने लग पड़ते हैं, शांति कम जैसी महसूस होने लग पड़ती है, थोड़ी सी खींच बढ़ने लग पड़ती है, जिंदगी से फिर से थोड़ी सी उम्मीदें जाग जाती हैं, और उन उम्मीदों को पूर्ति के चक्कर में अपने आप को व्यस्त कर लेता हूं। शायद मैं एक ही मीटिंग्स भी करता रहूं, लेकिन अभी और चीजों पे मेरा विश्वास बढ़ता जाता है और ऐसे में तकलीफें आनी शुरू हो जाती हैं, जिनको हम समस्या बोलते हैं, जिनको हम ये बोल सकते हैं कि लोग सुनते नहीं हैं, परिस्थिति विपरीत हो जाती है। ऐसे ही हमारे को फाउंडर के साथ हुआ था। आज का जो टॉपिक है इमोशनल सोब्राइटी, आप सभी को पता है कि 10 जून 1935 से एक ही शुरुआत हुई और 11 दिसंबर 1934 से बिल डब्ल्यू सोबर थे। और शुरुआती में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम का वो जो जलजला था, वो जो तूफान था, जहां पे ढेर सारे विचार करना, पत्र लिखना, बिग बुक लिखना, अलग अलग जगह पे फैलती हुई अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ध्यान रखना, समूहों के किस्से निपटाना, उनके आपसी फसाद निपटाना, ट्रेडिशंस लिखना, ये सारा एक लंबा चौड़ा 20 बरस का दौर बिल डब्ल्यू की जिंदगी में आया। और पूरी तरह से ये व्यक्ति इन्हीं कामों में व्यस्त था, एक ही सेवाओं में पूरी तरह से 24 घंटे वो व्यक्ति ये जीता था। और ऐसे में वो डिप्रेशन का शिकार हुआ करीब 18-19 साल के बाद। बिल लिखता है एक लेटर में 1957 में कि मुझे पता नहीं क्यों जो कार्यक्रम के आचरण से शांति और सेरेनिटी की अनुभूति होती थी, वो मुझे आज नहीं हो रही है। प्रमुख सवाल ये है कि मैं अपनी अच्छी मानसिक आस्था को एक अच्छे भावनिक एक्शन में रूपांतर नहीं कर पा रहा हूं। अगर हम ऐसा करते तो हम एक आसान और आनंदमयी जीवन जी पाते, लेकिन मैंने अनुभव किया है कि मेरी सब अनकॉन्शियस डिजायर्स बोलता है, यानी कि हम उसको अगर हिंदी में शायद मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाया हूं अनकॉन्शियस का, लेकिन सुप्त इच्छाएं जो मेरे मन में छुपी हुई हैं, वो मेरे एक्शंस को गाइड करती हैं। और मेरे एक्शंस मेरे विचारों से, जो मुझे नए विचार मिले हैं, उनसे मेल नहीं खाते हैं। और ऐसा ये सिर्फ किसी न्यूरोटिक या विक्षिप्त इंसान की समस्या नहीं है, यह तो जीवन की समस्या है। हम सभी के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनका मन अब तैयार है अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सही तत्वों का पालन करने के लिए। हम तैयार हैं, मैं तैयार था।
अपने चौथे साल 5वें साल में मैं लगभग अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम 4 स्टेप से लेके माफी मांगने से लेके 12 स्टेप और जितना हो सके जो हद तक याद रहे प्रेयर मेडिटेशन डेली इन्वेंटरी कर रहा था। मेरा मन का विश्वास पूरी तरह से था, लेकिन फिर भी मेरे एक्शंस, मेरे भावनिक इमोशनल एम्बिशंस वो इन विचारों से मेल नहीं खाते थे। मैं एक छोटे से अनुभव से शुरू करूंगा। 5वें साल की सोब्राइटी में मैंने एक कंपनी डाली और तन मन धन से उस कंपनी को जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन में लाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। जो कुछ भी मेरे पास बैलेंस था, जहां से जो मिल सकता था, मैंने वो लिया। अपने आप को जो तैयार करना था किया और मैं उसमें पूरी तरह से व्यस्त हो गया। विश्वास कम नहीं हुआ था एक ही प्रोग्राम पे, लेकिन मैं व्यस्त हो गया कंपनी चलाने में, जो कि शायद मेरी मन की एक सुप्त इच्छा थी। मैंने अपना सब कुछ उसमें डाल दिया, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं थे, व्यक्ति ठीक मुझे मिले नहीं। मैं अपने आप से जो उम्मीदें कर रहा था वो पूरी नहीं हुई और लास्ट में एक साल भर या 2 साल की मेहनत के बाद मैंने चौथे साल की रिकवरी में ही शुरू कर लिया था, मैं कोलैप्स हो गया। मुझे वो कंपनी बेचनी पड़ी। एक बहुत बड़ा कर्जा लेके मुझे इस सारे एक्सपीरियंस में से बाहर निकलना पड़ा। इस दौरान मैं कई बार अकेले में जब 30 किलोमीटर दूर से गाड़ी चला के घर आता था तो कई अलग अलग विचार आते थे। खुद पे गुस्सा आता था, ये जल्दबाजी क्यों की, ऐसा तूने क्यों किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, जरूरत क्या थी तेरे को एक ऐसी चीज करने के लिए जो कि शायद बहुत बड़ी थी। ये तेरा दोष है कि तू हमेशा से अपने आप को बड़ा बताने के लिए इच्छित रहा है, तेरे मन में छुपा के रखा है तूने। तेरा अहंकार, तेरा वजूद, तेरे पास अवेलेबल पैसे और तेरी इज्जत से बनता है, और वो इज्जत जो समाज में पैसे वालों को मिलती है, जो सक्सेसफुल लोगों को मिलती है, तो वो प्रतिष्ठा चाहता है। और उसको पाने के लिए तूने पूरी तरह से सोचे समझे बगैर ये काम किया। तूने कई तत्वों का उल्लंघन कर दिया, ऐसे तत्वों का उल्लंघन कर दिया, शायद तूने उन पे विश्वास ही नहीं किया जिनके आश्रय पे तू जिया है, जिनको तू हर शेयरिंग में परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के तत्वों की वजह से आज मैं जीवित हूं, खुश हूं, सोबर हूं। ये कैसी भावनिक आंधी चली तेरे अंदर? और फिर उच्च शक्ति की तरफ उंगली उठाने लग पड़ता था। मैंने क्या गलत कर दिया? ये तो संसार का नियम है। हर कोई अपने भले के लिए, अपनी सुरक्षितता के लिए कुछ ना कुछ उपक्रम करता ही है। मैंने कोई जुआ नहीं खेला, मैंने कोई पैसे गटर में नहीं फेंके, तो क्यों तूने मुझे सद्बुद्धि नहीं दी? क्यों मुझे संभलने का मौका नहीं दिया? मैं दिल की उस नैराश्य में जाने वाली भावनाओं से अपनी इस अनुभव से आइडेंटिफाई कर सकता हूं, जब बिल लिखता है कि वही प्रोग्राम जिसने मुझे छुटकारा दिलाया, जिसने मुझे मुक्ति और शांति की सांस लेने की आजादी दी, वो अब मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा था? मैं क्यों नैराश्य में जा रहा हूं? मैं क्यों डिप्रेशन में जा रहा हूं? हम सभी को पता होगा, बिल डिप्रेशन में चला गया था और डिप्रेशन में भी उसने कई ए के लिए अनमोल ऐसे लेटर्स और वाक्य लिखे हुए हैं, लेकिन आखिरी के दिनों में वो किसी ना किसी छुटकारे के लिए स्ट्रगल भी कर रहा था। ये सच्चाई है हमारे बारे में। ये सच्चाई है कि जब तक हम भावनिक रूप से अपने आप को विकसित नहीं करते हैं, तब तक और उस पर टिके नहीं रहते हैं। अब बिल ने जब ये अपना विश्लेषण किया, और वो विश्लेषण मेरे लिए लागू पड़ता है दोस्त।
चौथे साल में 4 स्टेप लेने के बाद, माफिया मांगने के बाद, खुद के स्वभाव दोष और खुद की छुपी हुई इच्छाओं को कुछ हद तक जानने के बाद में भी मैं अगर ऐसा कुछ कर सकता हूं, और मैं सुनता भी था इसके साथ साथ, एक के अंदर 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, डाइवोर्स हो रहा है, घर छोड़ के जाने की तैयारी हो रही है, बहुत ही रोष आ रहा है, परिवार में अशांति है, कोई खुश नहीं है, व्यक्ति भी खुश नहीं है, पी नहीं पाएगा, क्योंकि पीना यानी कि अपने मौत के सर्टिफिकेट पे दस्तखत करने जैसा है। लेकिन अंदर की अस्त व्यस्तता, अंदर के आक्रोश को निकाल भी नहीं पा रहा है। ऐसा सुनने पे लगता है कि क्या यही वो व्यक्ति है? प्रोग्राम तो वही है। उस कार्यक्रम ने अगर इतना छुटकारा जान बचाई है तो आज क्यों नहीं काम कर रहा? क्या आज विश्वास की कमी हो गई है? श्रद्धा की कमी हो गई है? क्या बोरियत हो गई है? क्या मैं वापस से किसी और दुनिया में खो गया हूं क्या? मेरे विचार और मेरी कृति में तफावत क्यों आती जा रही है? पहले जो शुरुआत में मेरे मन में विचार आते थे, मेरे एक्शन उसको अभिप्रेत होते थे। शुरू शुरू में मीटिंग पे जाना है तो मैं जाता था, लेकिन कुछ वक्त के बाद सुबह विचार तो आता है, प्रार्थना के बाद एक ही दोस्त याद आते हैं, आज मीटिंग कहाँ है वो भी ध्यान में आ जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद मैं मीटिंग को भूल जाता हूँ, मैं अपने दोस्तों को भूल जाता हूँ और अपनी दुनिया में खो जाता हूँ। मैं अपने विचारों को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाता हूँ, एक्शन कोई और हो जाते हैं, किसी और प्रकार के हो जाते हैं। मैं अपने दोषों पे निर्भर नहीं रहना चाहता हूँ। मैं जान चुका हूँ कि मेरी रिजेंटमेंट्स, मेरा गुस्सा, मेरी सेल्फ पिटी, मेरा डर मेरे से ऐसे निर्णय करवाते हैं, ऐसे एक्शन करवाते हैं कि जो मुझे तकलीफ देंगे बाद में। मेरे गुस्से को अगर मैं परमेश्वर के हवाले नहीं करूं, भले वो टेम्परवरी छोटा सा आया हुआ गुस्सा हो किसी चीज के कारण, इंसान हूं, संत तो नहीं हुआ हूं, और उसका तरीका भी मुझे पता है डिफ्यूज करने का, स्पॉट इन्वेंट्री, कि उसी क्षण मैंने अपने एक्शन की माफी मांग लेनी है। लेकिन मैं तब तक एक्शन कर जाता हूं और फिर माफी मांगना भी भूल जाता हूं। शायद मन में कुछ और चल रहा है, शायद मैं वो आध्यात्मिक पावर सोर्स से डिस्कनेक्ट हो गया हूं। विचार तो अच्छे करता हूं, लेकिन एक्शन उसके साथ में अलाइन नहीं होते हैं, एक्शन कुछ और होते जाते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मीटिंग में भी उतना रस नहीं आता है। मेरे साथ आए हुए लोगों की शेयरिंग मुझे बोरिंग लगने लग पड़ती है। न्यूकमर्स की शेयरिंग में थोड़ा सा रस आता है, लेकिन फिर ये भी समझ में आता है कि ऐसे तो कई आ रहे हैं न्यूकमर, यार रोज आते हैं। मैं शायद दिखाने के लिए, उनको संतावना देने के लिए, उनको समझाने के लिए अपनी शेयरिंग कर जाता हूं, लेकिन शेयरिंग के बाद मिलने वाली नम्रता या कृतज्ञता को मैं घर पे नहीं ले जा सकता हूं। वो वही मीटिंग हॉल में रह जाती है और फिर से एक अस्त व्यस्त जीवन की तरफ मेरे कदम अनायास ही चल पड़ते हैं। और बिल ने ये रियलाइज किया कि यार इतना सब होने के बावजूद मैं डिप्रेशन का शिकार। उसने कोशिश भी की, बोलता है मैंने सेंट फ्रांसिस की प्रार्थना करने की कोशिश की, हर घंटे प्रार्थना करने की कोशिश की, जो हम शुरुआत में ये मेंबर्स करते हैं ना, कि अगर ऑब्सेशन आया तो दोस्त प्रार्थना कर, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी, किसी ए मेंबर को फोन कर, संपर्क में आ, सिक टू द विनर्स। बोलता है मैंने अपने नैराश्य को, आते हुए नैराश्य को मैं देख पाता था, मैं चिड़चिड़ा हो गया था, और मैं जानता भी था, मेरा मन अंदर से कहता भी था कि बिल प्रार्थना कर, लेकिन वो प्रार्थना करने के बावजूद मेरी मन की अवस्था में परिवर्तन नहीं आता था। मुझे याद है जब ये मैंने कंपनी डाली, तो जब मुझे ये एहसास हो गया कि लकी ये तो कदम गलत हो गया है अभी,
ये सुधरता दिखाई नहीं देता, ये तो छोड़ना पड़ेगा। मन डर जाता था और मैं प्रार्थना करता था। कई बार दिन में प्रार्थना करता था। भय अलग अलग तरीके से मेरे ऊपर हावी होता था। अब तेरा ये भी हो जाएगा, अब साला बैंक वाला तेरा घर भी ले जाएगा, अब जो इज्जत बनाने चला था उससे बड़ी बेइज्जती हो जाएगी साला। दारू पीते वक्त इतना बड़ा फेलियर नहीं था जितना बड़ा फेलियर अभी तू रिकवरी में हो गया साला, सोब्राइटी में हो गया। ए मेंबर्स किस तरफ देखेंगे, क्या नजर से देखेंगे तेरी तरफ कि चला था उड़ान भरने बड़ी और गिर गया मुंह के बल। ये सब काल्पनिक चीजें मेरे मन में आती रही। ऐसी काल्पनिक चीजों ने वो प्रार्थना का प्रभाव टिकने ही नहीं दिया मेरे मन पे। मैं पहले प्रार्थना करता था तो उसका प्रभाव कई घंटों तक, शाम की मीटिंग तक रहता था। मुझे शांति और सुरक्षितता का अनुभव होता था। मेरे डर चले जाते थे, एक विश्वास का निर्माण होता था और उस विश्वास के सहारे मैं शाम तक वक्त निकाल पाता था। और ये शायद हम सभी ने अनुभव किया है। अगर ये अनुभव नहीं किया होता तो हम मध्यमुक्त रह ही नहीं पाते। वही प्रार्थना आज मुझे वो मुक्ति नहीं दे रही है, बिल बोलता है। बार बार रिपीट करने के बाद में भी नहीं दे रही है, तो उसने अपना विश्लेषण शुरू किया। इसके अलावा भी उसने इस लेटर में कई और चीजें लिखी हुई हैं, कई और चीजें लिखी हुई है। लेकिन उसने जो रियलाइज किया वो ये था कि इस सारे दौर में मेरे मन के अंदर छुपी हुई सुप्त इच्छाएं थी, वो मुझे गाइड कर रही थी। और मैं व्यक्तियों और अनुकूल परिस्थितियों के ऊपर निर्भर होता गया, होता गया, होता गया। कहीं पे जो संकल्पना थी अपने छठे कदम में कि मैं अपनी सुरक्षितता के लिए केवल और केवल उच्च शक्ति पे निर्भर करूंगा, वो वक्त के साथ हो गई थी कहीं। और चूंकि मैं व्यक्तियों और परिस्थितियों के बीच में रहता हूं, तो मैंने फिर से अपनी सुरक्षितता के लिए व्यक्तियों पे और माफक परिस्थितियों पे निर्भर होना शुरू कर दिया था। और चूंकि मैं उनसे खुशी प्राप्त करना चाहता था, वो मेरे लिए सुरक्षितता के साधन थे, मैं उनको कंट्रोल करना चाहता था। अब मैं, ये व्यक्ति मेरी इच्छा अनुसार व्यवहार करें, इच्छा अनुसार विचार करें और इच्छा अनुसार कृति करें, इस बात की अनकॉन्शियसली तैयारी करता रहा। और ये तैयारी से क्या हुआ? ये तैयारी से व्यक्तियों और परिस्थितियों पे गैर वाजिबी अपेक्षाएं उत्पन्न हो गई। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि 16वें साल में जो सेक्स की अपेक्षा होती है, वही वही अपेक्षा, वही स्वप्न अगर मैं 10वें साल की सोबराइटी में, जब मैं 50 साल की उम्र का हूं, पूर्ण करने की इच्छा को मैं एक्शन में कन्वर्ट करूं, तो अब तो बीवी भी 16 साल की नहीं है, अभी तो वो भी 45 साल की है। लेकिन मेरा मन तो टिका हुआ है 17वें 18वें साल के उस रंगीन, उस अलग अलग पोजीशन में, उस पता नहीं वो क्या चीजें मैंने जोड़ी हुई हैं उन कल्पनाओं की पूर्ति में। ना तो मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा है, ना तो सामने वाला मेरा साथ दे रहा है। अवाजिब अपेक्षा है ना दोस्ती। और फिर मैं निराश होता हूँ, फिर मैं गुस्से में आता हूँ, फिर मैं लोगों को नफरत करना शुरू कर देता हूँ। अपने एक्शंस को मैं वाजिब ठहराने की कोशिश करता हूँ, मैरिज के दायरे में रहते हुए, कि मैं कहीं बाहर तो नहीं जा रहा हूं ना, मैं तो तेरे साथ हूं, तो क्या यह उम्मीद करना जायज नहीं, नाजायज है? मैं तब तक शायद अपनी नाजायज उम्मीदों को भी जायज साबित करने के शब्द प्रयोग में आ जाता हूं। मैं मैनिपुलेटर हो जाता हूं। मैं मैनिपुलेट करने लग पड़ता हूं लोगों को भावनिक तौर पे, अलग अलग एंगल्स देते हुए। अपनी सुप्त इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करता हूं। अपनी सिक्योरिटी को पूर्ण करने के लिए मैं लोगों पे निर्भर हो जाता हूं, बोलने लग पड़ता हूं,
तुम्हारे खर्चे गैर वाजिबी है, बच्चे जल्दी से कमाने लग पड़े, अपने आप को संभालने लग पड़े। देखिए, ये सारी चीजें एक तरफ से जायज है, लेकिन मैं जितना और इन पे निर्भर होते रहता हूं, शराब के मामले में भी हम क्या बोलते हैं भाई, 100 वालों में से 13% शराबी होते हैं, या 12% या 8%, जो भी है, 90% आराम से पी सकते हैं 2 पैग। उनकी शराब से वाजिब इच्छाएं हैं। लेकिन मैं क्या करता था, मैं शराब से मिले हुए उस परिवर्तन के अनुभव को बार बार चाहने के लिए, पाने के लिए अवाजिब इच्छाएं रखने लग गया, और उनकी पूर्ति के लिए और मजा और शराब, यही समीकरण हो गया था। आज शराब न पीते हुए भी अपनी भौतिक और आर्थिक सुरक्षितता के लिए पैसे का अभाव महसूस होने लग पड़ता है, और इस अभाव की पूर्ति के लिए मैं खुद को और साथ में और लोगों को प्रेशराइज करने लग पड़ता हूं, सबकॉन्शियसली, न जानते हुए। और मेरे एक्शंस निराशा लाते हैं जब मैं फेल हो जाता हूं, जैसे मैं वो कंपनी चलाने में फेल हो गया। कंपनी क्यों शुरू की थी? मैं और सुरक्षित होना चाहता था, मैं और मजबूत होना चाहता था। मेरी मजबूती आएगी मेरे पास के बैंक बैलेंस से, इसके ऊपर मैं शायद अवाजिब तौर पे निर्भर हो गया था। और जब नैराश्य हुआ तो मैं फिर बिल्कुल विपरीत हो गया। मैं फिर लोगों को अपने पास के पैसे से काटने लग गया, डांटने लग गया, वंचित रखने लग गया उनको वाजिब चीजों से भी। और इससे हुआ क्या? इससे मेरे अंदर का बिल लिखता है, जो डॉक्टर हाइड है, जो शैतान है, जैकिल एंड हाइड करके, हमारी एक दुहेरी व्यक्तिमत्व निर्माण हो जाती है शराब पीते वक्त। और हमने अपने चौथे पांचवें कदम के द्वारा उस दुहेरी व्यक्तिमत्व को पहचानते हुए हमने अपने आप के अंदर एक परिवर्तन लाने की कोशिश की थी, और उसी परिवर्तन के आधार पे हम सभी शराब से दूर रह पाते हैं। हम अगर मानसिक परिवर्तन नहीं ला पाए आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हुए, तो कोई भी शराब से दूर नहीं रह पाता। अब पता नहीं कैसे बिल लिखता है मेरे अंदर का हाइड, वो शैतान फिर से अपनी डिमांड्स के साथ तैयार हो गया था, और वो और मांग रहा था, और मैं उसे और देने के लिए व्यक्तियों पे और परिस्थितियों पे निर्भर होने लग गया था। जब माफक परिस्थितियां नहीं होती तो मैं माफक परिस्थितियां तैयार करता, और जब वो मेरे अनुकूल नहीं होती तो मैं विद्रोह कर उठता, और ऐसे विद्रोह में और विनाश होता। मेरे प्रियजनों का मैं नुकसान करता, खुद का नुकसान करता, और एक बिंज में चला जाता, ऐसे बिंज में जिसको हम लोग मूड स्विंग बोल सकते हैं। सही पूछो तो कोई भी रिकवरी में आया हुआ व्यक्ति जिसको कुछ हद तक इस कार्यक्रम के अंदर के छुटकारे का एहसास मिल चुका है, वो ऐसा करना नहीं चाहेगा। लेकिन हम विवश हो जाते हैं। हमारे अंदर का मिस्टर हाइड अपना रंग दिखाने लग पड़ता है, और ऐसे में वापस से पहले वाला वाक्य याद आता है कि मैं अपनी आस्था को, मैं अपने अच्छे विचारों को अच्छी कृति में परिवर्तित नहीं कर पाता हूं। मेरी कृति कुछ और हो जाती है, और इन दोनों के बीच की तफावत या दूरी बढ़ती जाती है। और जब कभी रिफ्लेक्ट करता हूं तो सोचता हूं कि यार, मेरी श्रद्धा तो प्रोग्राम पे ही है, लेकिन मैं प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल इन ऑल अवर अफेयर्स नहीं कर पा रहा हूं, नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं बीच में कोई ना कोई एक चीज आ रही है जो मुझे विवश कर दे रही है। जिंदगी चलती रहती है, ऐसे एक्शंस होते रहते हैं। और ऐसे में पता है, एक और लेटर में बिल ने लिखा है मेरे वजह से शराबी के लिए। क्या होता है, मैं भावनिक तौर पे एक प्रेत की तरह हो जाता हूं, एक अकड़े हुए प्रेत की तरह हो जाता हूं, कि जिसके मन में अभी सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी, सिर्फ और सिर्फ लोगों को और परिस्थितियों को कंट्रोल करने से वो सिक्योरिटी आएगी, ये विचार आ जाती है, और वो कट जाता है।
मीटिंग्स बंद हो जाती हैं, एक ही सेवाओं में नहीं रह पाता है। शेयरिंग मिलेगी भी तो शुक्राने की शेयरिंग नहीं होती है। ए मीटिंग्स में झूठ बोलना पड़ जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। मन अंदर से बेचैन है, मुखौटा पहनने पे मजबूर हो जाता है कि 15 साल सोबर हो गया है बंदा, कैसे बोलूंगा जाके कल रात को मेरी बीवी के साथ झगड़ा हुआ था और मैंने उसके कान के नीचे दे मारी, कैसे बोलूंगा मैं ये। मैं अपना बचाव करने लग पड़ता हूं। मेरे अंदर की ऑनेस्टी धीरे 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 करके कहीं खो जाती है। वो ओपन माइंड और वो विलिंगनेस इस सिंपल कार्यक्रम पे चलने का जो शुरुआत में था, अभी वो डाइल्यूट हो गया है, वो उतना असरकारक नहीं है। और चूंकि वो मेरे बारे में काम नहीं कर रहा है, तो मेरा उस पे से विश्वास भी कम हो गया है। मन में शायद ऐसी संकल्पना पैदा होने लग पड़ती है, जो कि मेरे मन में हुई थी। मेरा अनुभव था कि ये का प्रोग्राम दारू से दूर रहने के लिए बहुत कारागार है, लेकिन बाकी जिंदगी जीने के लिए, बाकी व्यवहार के लिए तो व्यवहारिक बनना पड़ेगा। मैं फिर व्यवहार की आड़ लेने लग पड़ता हूं। मैं फिर ऐसी चीजें बोलने लग पड़ता हूं, कहीं कहीं से सुनने में आ जाती है कि यार पहले जिंदगी में शराब थी, अभी जिंदगी में खाली ये, वापस समाज में पुनर्स्थापित कभी होगा, वापस परिवार की देखभाल कभी करेगा। और मैं इन सब चीजों की एक्सक्यूज देने लग पड़ता हूं। इनका सही मतलब नहीं पहचानता हूं मैं। मुझे तो एक बहाना चाहिए, और कहीं ना कहीं से वो बहाना मिलने के बाद मैं उसको अपना घोड़ा बना लेता हूं और उस पर सवार हो जाता हूं। हाँ भाई, ये करते क्या रहूंगा मैं? कब पुनर्स्थापित होऊंगा? कब मेरे पास भी वो सारी चीजें आएंगी? मेहनत करनी पड़ती है, और बिल ने लिखा है वाजिब मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हम हारे हुए लोग थोड़ी हैं। हम शराब से हारे, जिंदगी से नहीं हारे। लेकिन जिंदगी से समझौता करके जीने वाले तत्व अब निकल गए हैं। अब फिर से जिंदगी को जीतने के मेरे तत्व आ गए हैं। अब फिर से मैं जिंदगी की जीत जल्दी हासिल करना चाहता हूं। अब फिर से जिंदगी की जीत हासिल करने के लिए मुझे कुछ तत्व वाजिब लगने लग पड़ते, और इनमें से सबसे बड़ा तत्व है व्यक्तियों और परिस्थितियों पे निर्भर करना। और ये तत्व मुझे एक ऐसी गहरी खाई की तरफ ले जाते हैं जहां पे शायद मैं भावनाहीन हो जाता हूं। मेरे अंदर से वो प्यार, भाईचारा, वो विश्वास, वो सहिष्णुता, वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूं। मैं अपने सक्सेस को मिले हुए पैसे से और सम्मान से तोलने लग पड़ता हूं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में तालियां मिलती है यार, लेकिन अभी वो मेरी खुराक नहीं है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में प्यार मिलता है, नए न्यू कमर्स का विश्वास मिलता है, लेकिन मैं ऐसा महसूस करने लग पड़ता हूं कि वो विश्वास अब मेरी खुराक नहीं है। थी एक वक्त, अब नहीं है। अब मेरी खुराक कुछ और है। ऐसे में ना तो प्रार्थना काम में आती है, ना तो एक एक कार्यक्रम पे ऊपर का विश्वास, ना तो एक ही की हुई मीटिंग्स और शेयरिंग्स। बिल इसके आगे लिखता है, वो लिखता है कि जब मैंने इसका विश्लेषण किया, जब मैं इसके नीचे जाने की कोशिश करता हूं, तो मुझे रियलाइज होता है कि मेरी उच्च शक्ति के साथ का कनेक्शन ही तोड़ डाला मैंने, जिसको मैंने ही डीपली समझा। और बिल एक ऐसा व्यक्ति था जिसको हम मानते हैं कि उसको वो आध्यात्मिक अनुभव आया था, और उसका ऑब्सेशन लिफ्ट हो गया, उसको ब्लेसिंग मिल गई, उसके ऊपर वो कृपा मेहर हो गई, जो हम पे होने में बड़ा वक्त लगता है। हम धीरे धीरे करके एजुकेशनल वैरायटी से सीखते सीखते वो कृपा पात्र बनते हैं। स्ट्रगल करनी पड़ती है कई सालों की। बिल को तो वो एक झटके में मिल गया, और ये सब होने के बावजूद नैराश्य, चिड़चिड़ाहट, और किसी ड्रग की या और किसी छुटकारे की जरूरत महसूस होना,
ये तो विरोधाभास है दोस्त। वो बिल जो मेरे लिए एक बड़े भाई समान है, एक संत समान है, मेरे गुरु समान है, वो जब ऑनेस्टली इस बात को खोल के मेरे जैसे मिडिल टाइमर्स के सामने रखता है, तो मुझे ये पढ़ने के बाद रियलाइज होता है दोस्त, ये तो मेरे बारे में लिखा है, मैं तो यही कर रहा हूं। सालों साल ए में आने के बाद मेरा कहीं से विश्वास डाइल्यूट हो गया है, मेरे एक्शंस और किधर चले गए हैं, और अभी तृप्ति देने वाली चीजें कुछ और हो गई हैं, शांति देने वाली चीजें कुछ और हो गई हैं। पहले एक अच्छी मीटिंग करने के बाद, एक अच्छी शेयरिंग सुनने के बाद जो मजा आता था और जो शांति की और विश्वास की अनुभूति होती थी, वो अब नहीं मिल रही है। ये कैसा माजरा है? मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरा को फाउंडर, मेरा वो गुरु अपने बारे की सच्चाई बोलना नहीं भूला, और उसने अपनी जब भी खुदाई में, जब भी उसने विश्लेषण किया, तो उसने सच्चाई ये रखी कि मैं दूर हो गया था अपने उच्च शक्ति के कनेक्शन से। मैंने आध्यात्मिक मार्ग पे चलना छोड़ दिया था और मैं अपने ईगो ट्रिप्स पे और पावर ट्रिप्स पे चला गया था। मैंने वापस से लोगों को और परिस्थितियों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था और उन्हीं से ज्यादा उम्मीद रखने की शुरुआत कर दी थी। मैं अभी गॉड्स विल से दूर हो गया था। और फिर वो लिखता है कि इसमें से बाहर निकल के साधन क्या है। मैं एक और अपना छोटा सा अनुभव सुनाता हूँ। मैं करीब 8वें 9वें साल की सोब्राइटी में था। मैंने अपने रिजेंटमेंट्स की माफी मांगी हुई थी, मैं उन पे काम कर रहा था। बीवी के साथ में बड़े हद तक मैं अपने संबंध पुनर्स्थापित कर कर चुका था, हमेशा कोशिश करता था। एक समय ऐसा आया कि जब मेरी बहन को, सगी बहन को, कुछ मदद की जरूरत पड़ी। रिकवरी के अंदर मैंने अपने बीवी के परिवार की भी पूरी तौर से मदद की थी, क्योंकि मैं ये समझ चुका था कि जो मेरा अपना है उस पे औरों का भी हक है, भले वो मेरी बीवी का परिवार ही क्यों ना हो। अगर वो तकलीफ में है और उनकी तकलीफ मेरे किसी एक्शन से, भले वो पैसा देना हो या उनके साथ जाके बैठना हो या सलाह मशविरा करना हो या विश्वास दिलाना हो, उससे हो सकती है तो मैंने वो करनी चाहिए, मेरा कर्तव्य है। मैं जानता था कि आई एम वेरी रिजेंटफुल। लेकिन जब भी बहन को पैसे देने की बात आई तो पता नहीं बीवी को क्या हुआ, वो विद्रोह कर उठी और उसने मेरे को वापस से भला बुरा और वो पुराने पास्ट में चली गई, जो कि एक आम तौर पे एक भाभी और ननद के बीच में होता है, और वो सारे के सारे उसने निकाल के रख दिए और मैं सन्न रहता गया। और मेरा मन ये सोच रहा था कि अगर ऐसा है तो इससे कई गुना ज्यादा पैसा मैंने आपके परिवार के लिए खर्चा किया है, उनको सुरक्षित महसूस करने के लिए किया हुआ है। तो आज अगर मेरी बहन को जरूरत है और मैं ओपनली कर रहा हूं, मैं छुपा के नहीं कर रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है? सच्चाई तो ये थी, ना तो व्यक्ति मेरे कंट्रोल में थे, मैं जैसा चाहता था वैसे बिहेव कर रहे थे, ना तो परिस्थितियां मेरे कंट्रोल में थी। और वो टाइम पे मेरा मिस्टर हाइड बाहर आ गया, मैं विध्वंसक हो गया। मैंने हाथ उठा दिया। कई दिनों तक घर के अंदर वो तांडव नृत्य चलता रहा। मेरी माँ तभी जिंदा थी और फिर से वो वातावरण घर का ऐसा दुखी हो गया कि जैसा पीने के वक्त होता था। बात क्या थी? किसी को जरूरत थी, मैं मदद करना चाहता था, लेकिन मेरा एक परिवार का सदस्य उसको मदद देने के बिल्कुल खिलाफ था। और इतना रोष, मैं उसकी लगभग वो
आंखों में, लाल लाल आंखों में वो गुस्सा और क्रोध की अग्नि देख के मैं खुद हैरान था। मुझे मेरा गुस्सा करना जायज लगता था कि भैया मैं सिर्फ अपने परिवार की मदद नहीं कर रहा हूं, तेरे परिवार की भी मदद करता हूं। और उसका कहना ऐसा था कि मरने दे उनको। वो कश्मकश, वो मूड स्विंग्स, और फिर से मुझे पुरानी यादें आ गई कि मैंने कितने समझौते किए थे इसके लिए। मैं रहा लगभग 2 महीने उस परिस्थिति में। बहुत संबंध खराब, प्रार्थनाएं काम नहीं आती थी। घूम घूम के बार बार वो वाकयात याद आ जाते थे और मैं अपने आप को बड़ा बेइज्जत महसूस करता था। वही वो लकी था, वही वो बीवी थी कि जो पूरी तरह से ओपन था, जो बेइज्जती महसूस ही नहीं करता था, जो खुले मन से किसी भी क्रिटिसिज्म को ले सकता था और उसके ऊपर विचार करते हुए अपने अंदर सुधार करने की बात करता था। अभी विद्रोही हो चुका था। ऐसे में मन ने भटकना शुरू कर दिया और मुझे एक अफेयर करूं इस बात की इच्छा निर्माण हुई। देखिए बात क्या थी और मैं कहां तक चला गया। मुझे जायज लगने लगा कि मैं ये कहां फंस गया हूं, ये तो पागल है। वही व्यक्ति थी जिसके साथ में मैं जिंदगी की शाम होते वक्त हाथ में हाथ डालते हुए पार्क के बेंच में बैठे होंगे बुड्ढा बुड्ढी, ये शेयर करता था। आज मुझे लगने लगा कि इससे मैं बदला लूं और इसका बदला लेने के लिए मुझे अफेयर करना पड़ेगा। मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति थी जो मुझे इज्जत देती थी, जो कुछ भी करती थी उसको शायद मैंने किसी और तत्व में ले लिया था और मैंने बढ़ने की पूरी तैयारी कर ली। सारा कुछ प्लान कर लिया कि अगर जिंदगी ऐसे ही नरक है तो फिर मैं इसको और नरक बनाता हूं। मैं इसको एहसास कराता हूं। आई वॉज ट्राइंग टू, मैं अपनी फैमिली को, अपने परिवारजनों को उनके किए की सजा देना चाहता था। उनको मैं एहसास दिलाना चाहता था कि भूलो मत मैं क्या चीज हूं। आज मैं नम्र हूं, मैं सब कुछ करते जा रहा हूं, सुनते जा रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। मेरी नम्रता को मेरी लाचारी मत समझो। मेरे लॉजिक को तुम जो उठा के फेंक रहे हो ये सही नहीं है। मेरे अंदर का अगर राक्षस जागृत हो गया तो तुम क्या तहस नहस करोगे। मैं करके बताता हूं अब तुमको कि गुस्सा क्या चीज होती है, बदला क्या होता है। मैंने वो 2-3 महीने का दौर बड़ी भावनिक उथल पुथल में बिताया। मैं शराब पी नहीं सकता था क्योंकि शायद सरेंडर शराब के मामले में काफी गहराई तक था, लेकिन मैं बाकी सभी चीजें करने को तैयार था। शुक्र है उस परमात्मा का जिसकी कृपा हुई, मैं कोई वैसा एक्शन नहीं कर पाया। लेकिन मन पे जख्म बड़े ले लिए मैंने। मैं उस वक्त डेली इन्वेंट्री भी भूल गया, मैं प्रेयर एंड मेडिटेशन भी भूल गया। एक कंपल्शन, एक कंपल्शन, बस इसको ठीक करना है, इसको इसकी औकात बतानी है। थैंक गॉड अपने स्पॉन्सर के साथ बैठने के बाद उसमें से जाग आई और फिर से एको तत्वों का पालन करते हुए मैं उस अवस्था में से निकल सका और उसका एक अनुभव ले सका। उस अनुभव की सीख को मैं अपने साथ में रखता हूं। मैं समझ गया ऐसे प्रेशर सिचुएशन में मेरी सुप्त इच्छाएं क्या थी। मुझे शुरू से ही अफेयर करना था, लेकिन मैं तो साला इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त व्यक्ति था ना, हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। और जब शराब आई तो साली बाकी की चीजें भूल के मैं अपनी सारी उम्मीदें ही शराब से लगा बैठा। प्रेशर का जब वक्त आता है, जब परिस्थितियां विपरीत आती हैं, तो मेरे अंदर का वो मिस्टर हाइड फिर से बाहर आ जाता है। और बिल ने भी यही अनुभव किया, मैंने भी यही अनुभव किया। मैं रियलाइज कर सका और फिर बिल ने लास्ट में जो एक 3-4 प्रमुख मुद्दे बताए हैं कि इस अवस्था में से
इस इमोशनल सोब्राइटी की तरफ चलने में क्या चीजें काम में आती हैं। सबसे पहले वो लिखता है कंटिन्यूस सरेंडर। आप एक बार सरेंडर करके छुटकारा नहीं पा सकते हैं, आपको रोज सरेंडर करनी है। जब जब मन में परिस्थितियों और व्यक्तियों से सुरक्षितता का निर्माण होने लग पड़े और ऐसा लगने लग पड़े कि मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा जैसा अपेक्षित है वैसी पढ़ाई करते हुए मैं इसको सारी सुविधाएं उपलब्ध करके दूंगा, इसने एक अच्छा मार्केटिंग का सेल्समैन बनना है, इसने एक अच्छा आर्किटेक्ट बनना है, मैं करूंगा सारी सुविधाएं उपलब्ध उनके लिए। और ये भी मैंने किया। कुछ साल पहले जब मैं ए में आया तो मैं लोगों से बात करके अपने बच्चों के लिए मैंने उनको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, एक महंगे बोर्डिंग स्कूल में। वहां से आने के बाद मैं उम्मीदें बढ़ाते गया। वहां से आने के बाद अच्छे स्कूल कॉलेज में उनकी इच्छाओं के विपरीत मैंने कर दिया, और लास्ट में हुआ ये कि मेरा बड़ा लड़का धीरे धीरे करके पीते 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 वो ऐसी अवस्था में आ गया कि वो ऑलमोस्ट अल्कोहलिक बन गया। एक और अपेक्षा भंग। लेकिन तब तक, ये मैं बात कर रहा हूं 3 साल पहले की, यानी कि 21वें साल की सोबराइटी की, लेकिन तब तक मेरे पास्ट के अनुभव से आते हुए मुझे ये समझ में आ गया था कि अपेक्षाएं व्यक्तियों से नहीं, वाजिब अपेक्षा भी नहीं, क्योंकि मैं एक एबनॉर्मल इंसान हूं यार। मेरे को जहां से थोड़ी सी भी उम्मीद दिखती है, मैं उस उम्मीद को, आशा को और बढ़ा के उसके रंगीन सपने बनाने लग पड़ता हूं यार। मैं देखने लग पड़ता हूं कि मेरा मेरा बेटा मेरे को 60वें साल में एक मर्सिडीज गिफ्ट, डैड ये मेरी कमाई। क्या क्या तत्व है इसमें? लेकिन है। और फिर मन ये बोलता है, क्या उम्मीदें रखना गैर वाजिबी है? ऐसा है तो साले तू जा जंगल में बैठ, लोगों के बीच में रह ही मत। दिल बोलता है लोगों के बीच में भी रहना है, परिस्थितियों में भी रहना है, लेकिन उम्मीदें नहीं करनी है, क्योंकि उम्मीदें नाकामयाब होंगी, विपरीत हो जाएंगी। तो फिर क्या करेगा बेवड़े? फिर तड़फेगा, कौन सी आग में तड़फेगा अभी? मेरे चूंकि ये पुराने अनुभव आ चुके थे, आई रियलाइज, स्पॉन्सर से बात की और उसको एक अच्छा दोस्त बनते हुए एक ही रास्ते पे रिहैबिलिटेशन सेंटर में, जहां पे भी वो तैयार हो, मैं उसकी तैयारी की उम्मीद करने लगा, उसके साथ शेयरिंग करने लगा। एक तरफ तो मैं बाप था जो कि उम्मीद रखता था कि मेरा बेटा मेरे बनाए हुए काम को 10 गुना आगे लेके जाए, और दूसरी तरफ मैंने ये देखा कि सब कुछ होने के बावजूद ये तो दुनिया ही कोलैप्स हो गई यार, ये तो विपरीत ही हो गया। अब इसका रिएक्शन मैं क्या करूं? अगर मैं इमोशनली सोबर नहीं होता, भावनिक सुदृढ़ता नहीं होती, तो पता नहीं क्या करता मैं औरों को तो कम मारता, खुद को बहुत ज्यादा दोषी ठहराता, क्योंकि मैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त, न्यूनगंड से ग्रस्त, मुझे खुद पे गुस्सा निकालना बड़ा अच्छा लगता है। ये एक ऐसा दोष है ना, खुद को कोसने का, ये बड़ा प्रिय है मुझे। ये सबसे पहले यही आता है मेरे को। और अगर मैं खुद को कोसता रहूं तो कहां से मैं शांति और तृप्ति के एहसास की बात कर सकूंगा आप लोगों के साथ? कहां से सच्चाई बयान कर सकूंगा? कहां से मैं किसी को होप दे सकूंगा? सब चीजें परे हो जाती है। यानी कि क्या हो गया, मेरी खुराक, मेरे को सनशाइन जहां से मिलती है, मेरे को जहां से प्रकाश मिलता है, वो स्रोत ही बंद कर दिया मैंने, और मैं दूसरी दूसरी जगहों पे ढूंढने लग गया वही प्रकाश। बिल बोलता है वहां पे नहीं है वो, लोगों में नहीं है। माफक परिस्थितियां, हर बार कमाई होगी, हर बार अच्छे मेडल मिलेंगे, उसमें नहीं है। सरेंडर, ऑलवेज सरेंडर। दूसरा लिखता है लविंग अदर्स रिगार्डलेस ऑफ रिटर्न्स। मेरी बीवी कैसी भी है, वो मेरे किसी एक्शन को साथ में देती है, किसी एक्शन का जबरदस्त विद्रोह करती है। लविंग अदर्स रिगार्डलेस, वो क्या करती है, मेरे बारे में क्या विचार करती है, जैसा मैं ए में न्यू कमर के साथ हम करते हैं,
वो आएगा, सोबर रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, नथिंग मैटर्स। हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से प्रेम और भाईचारे का स्रोत खुला रखते हैं कि जब भी तेरे को जरूरत हो दोस्त आ जा, ये दरवाजे खुले होंगे। मैं तेरे से 10वीं बार आने के बाद में भी वही बात करूंगा जो पहली बार की है। मैं नहीं मारूंगा तेरे को ताना, मैं नहीं बोलूंगा साले ज्यादा शाना बनता था ना, अभी बॉटम हिट किया तो दुम दबा के आ गया, रिगार्डलेस ऑफ अदर्स। और इसमें मेरी मदद की अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सेवाओं ने। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो 5वें 6ठे साल से एक ही सेवाओं में व्यस्त रखा मैंने अपने आप को, और वहां पे नए नए आयाम दिखते गए मुझे, नए नए विजन्स आते गए। और ये सारे विजन्स ने मेरे को व्यक्ति और परिस्थितियों की निर्भरता बहुत हद तक कम कर दी थी, मन खुला रख दिया था, अपनी जिंदगी का एक ध्येय मिलता जा रहा था, और मैं वो ध्येय पूर्ति देख रहा था कि भाई मेरे विचार ग्रेटिट्यूड के हैं और मेरा एक्शन भी ग्रेटिट्यूड का है। मैं दे रहा हूं वापस, मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस को देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अपने परिवार को देने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अभी जब मैंने वापसी की उम्मीदें कर ली तो निराश हुआ, तो अस्वस्थ हो गया। तो बिल लगता है वापस में किसी भी चीज की उम्मीद मत रखो दोस्तों, मत रखो। ये मौत का कुआं है, ये कुएं से बाहर नहीं निकल पाओगे, ये कुएं में जाना ही नहीं है हमको, रिगार्डलेस ऑफ अदर। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मेरा अनुभव ये कहता है, हर व्यक्ति ने अपने आप को एक ही सेवाओं में, अलग अलग सेवाओं में व्यस्त रखना चाहिए। ये एक ऐसा स्पिरिचुअल खूंटा है कि जिसके साथ मैं अपना पैर बांध लूं तो मैं ग्राउंडेड रहता हूं। तीसरा लिखता है, डिपेंडिंग ऑन माई हायर पावर फॉर माई सिक्योरिटी। हम 11वें कदम में जो बोलते हैं ना, अपने परमेश्वर से संबंध बढ़ाने लग गए, परमेश्वराची जवळीक साधू लागलो। वो बोलता है वो तो ग्रोथ का कदम है दोस्त, वो तो कभी भी नहीं रुकेगा। भले आज शराब कोसों दूर है, लेकिन मेरी उच्च शक्ति के करीब मुझे पहुंचना ही है। मुझे हमेशा से उसके पास से मेरे जीवन में आज क्या तेरी इच्छा है, इस वक्त क्या इच्छा है, वो जानना है। और वो जानने के लिए ऑलवेज बी इन सर्विस। जब मैं एक ही सर्विस से रोटेट हुआ तो ये तत्व मैं कहाँ ले आया, मैं अपनी सोसाइटी में ले आया। मैं जब भी ऐसा ट्रस्टी बोल के रोटेट हुआ, मैं 4-5 दिन के बाद अपनी सोसाइटी में जाके लिखा आया कि भाई अगर सोसाइटी में जहां पे मैं रहता हूँ 130 फैमिलीज है, अगर आपको किसी भी तरीके की जरूरत है तो मैं अवेलेबल हूं। आई वॉलंटियर्ड माई सेल्फ। और आज ऐसे वक्त में पिछले 3 साल से मैं अपनी सोसाइटी का चेयरपर्सन बोल के सेवाएं दे रहा हूं। ये जरूरी है मेरे जैसे शराबियों के लिए। अगर आप किसी रिकवरिंग अल्कोहलिक को, जो खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं और जो एक के तत्वों के आधारित होने पे जीवन जी रहे, आप देखेंगे तो वो किसी न किसी तरीके से अल्कोहलिक्स अनोनिमस और अपनी समाज को सेवाएं दे रहे हैं। मुझे ये रियलाइज हो चुका था, इसके लिए मैं प्रो बोनो सेवा देने लग गया हूं। मैं कई साल से आर्किटेक्चरल कॉलेजेस में जाके वहां पे निशुल्क अपना समय देते हुए वो स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूं। मैं स्ट्रक्चर्स बनाता हूं, उस विषय का ऊपर मैं टॉपिक लेता हूं, मैं नहीं लेता हूं पैसा। मुझे पता है कि ये मुझे देना है बिगैर किसी रिटर्न की अपेक्षा में, और देने के माध्यम है अल्कोहलिक्स अनोनिमस है, मेरा समाज है, मैं जहां पे प्रोफेशन करता हूं वहां पे है। मैं वॉलंटियर करते रहता हूं अपने आप को, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अपने आप को इस क्षेत्र में व्यस्त नहीं रखूंगा जहां से मेरे लिए प्रकाश का स्रोत और ताकत और शांति का स्रोत है, तो मैं धीरे धीरे करके भावनिक रूप से एक कटघरे में अपने आप को डाल दूंगा, और फिर से मेरे अंदर व्यक्तियों और परिस्थितियों ऊपर की निर्भरता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और ये तब तक चलेगी जब तक आखिरी सांस नहीं ले लेता। ये मानव शरीर है, ये मेरा दिमाग है, ये मेरा मन है, ये साला सोचता ही ऐसा है। मानवता की सेवा, एक ही सेवा, जहां हो सके वहां देने का काम व्यक्तियों ने शुरू करना चाहिए। जब ए में से टाइम हो जाए या थोड़ा समय हो जाए, तो वही सेवा अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने बिजनेस को देने की कोशिश करते रहना चाहिए, और सामने से आते हुए मौकों से भागने का नहीं। अभी रिसेंटली
कुछ हमारे जो बिजनेस के कलीग हैं वो बात कर रहे थे कि हमारी एसोसिएशन नहीं है। वो 4-5 सालों से प्रयास कर रहे थे, मैं सुन रहा था। मन ये भी बोलता था, लकी कहाँ झमेले में पड़ेगा यह तू। और फिर मुझे ये बिल के वाक्य याद आए, यार अगर तू अपने आप को किसी निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा तो तू खड्डे में ही जाएगा। मैंने अपने आप को वॉलंटियर किया पिछले 2-3 महीने पहले। अब धीरे धीरे ये लॉकडाउन में जैसा जैसा समय मिलता है वैसे वैसे मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना रहा हूँ। जो कुछ भी जुड़ता है बना करके एक फ्रेमवर्क उनके सामने पेश करूंगा। अच्छा लगता है। लोगों को लॉकडाउन का टाइम निकलता नहीं है, मेरे को लॉकडाउन का टाइम पूरा नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास आज मेरी सोसाइटी है। दिन में 2 बार नीचे जाना पड़ता है, जो चीज तकलीफ है उसमें अपने आप को व्यस्त रखा हुआ है। मेरे पास ये मेरी एसोसिएशन का काम है, मेरे पास मेरी अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, और इसके साथ साथ मेरा परिवार भी है। ऐसा नहीं है कि अब मैंने अपने आप को डाइवर्जन दिया है, सच्चाई से भागा नहीं हूं मैं। मेरा बच्चा अल्कोहलिक है लेकिन अभी सोबर है, और मुझे पता है उसको सोबर रखने वाला कौन है। मैं तो सपोर्ट हूं यार, असली काम तो ऊपर वाला करने वाला है ना। तो मैं क्यों उसके मामले में ऊपर वाला बनता हूं। मैं उससे प्यार से बात करते रहूंगा, और ये विश्वास है मेरा। मेरे पत्नी के साथ के मेरे संबंध थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली, थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट मैं होके कर रहा हूं। मैं अपनी अवाजिब इच्छाओं को जानते हुए उनके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा हूं। और ये सब पॉसिबल तभी हो रहा है जब मैं बाकी 3 डायमेंशन में निस्वार्थ भाव से सेवा कर पा रहा हूं। मैं समझता हूं कि अभी एक 25 से 30 मिनट बचे हुए हैं। सोब्राइटी में आने वाली समस्याओं का मूल कारण मैंने आपके साथ में शेयर किया। अगर इसी मुद्दे पे किसी को कोई छोटी शेयरिंग करनी हो, कोई सवाल हो, तो हम जितने भी लोग हैं यहाँ से मिलते हुए अपने अनुभव से उसका जवाब तो नहीं, क्योंकि ये में सवाल जवाब बोलने के लिए हम दुनिया के साथ बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली तो हम अपना अनुभव साझा करते हैं। हम सभी एक तूफान में हैं, लेकिन हम रिकवरी की किश्तियां अलग अलग है हमारी। कोई अभी भी भंवर के पास है, कोई किनारे के पास है, और कोई बीच मझधार में है। लेकिन हम अपनी चेन तो तोड़ेंगे नहीं। हम अनुभवों का आदान प्रदान ऑनेस्टी से, ओपन माइंडेडनेस से और मन की तैयारी से करेंगे। तो अगर किसी भी मेरे दोस्त के सवाल हों तो मैं कोशिश करूंगा उनको अपने अनुभव से बता सकूं। इस विषय पे कोई अपने अनुभव भी शेयर करना चाहे तो प्लीज कर सकता है, क्योंकि ये डिस्कशन का विषय है। ये विषय मन को सवाल जागरूक कर देता है कि क्या मैं व्यक्तियों पे निर्भर हूं, क्या मेरी वाजिब अपेक्षाएं हैं, क्या मेरी खुद से वाजिब अपेक्षाएं हैं, क्या मैं निस्वार्थ भाव से सेवाएं दे रहा हूं अल्कोहलिक्स एनोनिमस को भी, बाकी समाज को भी। ये सारे सवाल उत्पन्न किए हैं मैंने अपनी शेयरिंग में। तो प्लीज विवेक, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे अगर कुछ सवाल आ सकें तो उसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन मोड में जा सकें। थैंक यू ऑल।